नमस्कार। 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 समानता समानता के मूल्यों के लिए के समानता मूल्यों के के लिए मूल्यों के समानता के मूल्यों प्रतिबद्ध के विद्युत बैटन पैटर्न विदुष बैटन फेसबुक विदुष पेज पैटर्न में आप फेसबुक सभी पेज का में आप स्वागत सभी है। का स्वागत है। उजास मायनों का उजास कार्यक्रम माइनों के का कार्यक्रम 5वीं के एपिसोड 5वीं में एपिसोड हमारे में साथ हमारे साथ हिंदी के हिंदी के प्रख्यात कवि प्रख्यात कथाकार कवि कथाकार कुमार अम्बुज जी। कुमार अम्बुज जी, नमस्कार। आपका आपका नमस्कार। बहुत बहुत आपका स्वागत बहुत है। बहुत स्वागत है। जी नमस्कार। जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि उजास मायनों का कार्यक्रम में हम लोग अपने समय की प्रखर मेधाओं और उन्नत चेतनाओं के हवाले से अपने समकाल की चुनौतियों के लिए कुछ लौ ढूंढते हैं कि वहां से हम कुछ उजास पालें। और इसके लिए हमारे पास अपने समय की कोई बहुत बड़ी ऐसी हस्ती हमारे साथ ये उजास लेकर आती है जिसका खुद लफ्जों से एक ईमानदार रिश्ता होता है। कुमार अम्बुज जी से सारे ही लोग परिचित हैं, इसलिए इनका परिचय देने की कोई आवश्यकता तो नहीं है, मगर मैं फिर भी इनकी कविताओं के बारे में कुछ दो चार बातें बस कहूंगी। इनकी रचनाओं में सूक्ष्म संवेदनाओं का निरूपण होता है और हमारे अपने समय की विसंगतियों और विडंबनाओं की ऐसी अचूक पहचान होती है कि और कई बार तो वो अचूक पहचान इस तरह अंतर्भेदी हो जाती है कि ऐसा लगता है कि कविताओं के पार जाके एक सकारात्मक मुद्रा में वो बदल जाती हो, कि सकारात्मकता का एक बाना उन्होंने पहन लिया है कि एक सकारात्मक कार्यवाही वो करना चाहती हैं। शिल्प के स्तर पर भी इनकी कविताओं ने हिंदी काव्य को बहुत समृद्ध किया है और हिंदी, भारतीय और विश्व सिनेमा के ये एक अनंत जानकार हैं। इनकी पोस्ट से न जाने कितनी विश्वविख्यात और बहुत अच्छी मूवीज हम लोगों ने देखी है। तो आजकल ये भी एक परिचय का जरूरी हिस्सा होता है कि हम अपने हर उम्र के दर्शकों को ये बताना चाहें कि आप इनकी फेसबुक वॉल में किस किस चीज के लिए जा सकते हैं, तो मैंने ये भी जोड़ दिया। और इससे पहले कि हम कुमार अम्बुज जी, मैं माफी चाहूंगी कि मेरे को मेरी आवाज इतनी लौट के आ रही थी कि मुझे चुप होना पड़ रहा था, तो मैंने शुरू के 2-4 मिनट के लिए आपकी आवाज म्यूट कर दी है, फिर मैं अपनी आवाज म्यूट कर दूंगी। मैं कुछ बोल नहीं पा रही थी, मुझे सारी मेरी आवाज लौट के आ रही थी। तो इससे पहले कि हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, इस बीच हम एक बहुत विकट वर्तमान में रह रहे हैं और इस समय विकट वर्तमान का जो बहाना बना वो बना महामारी का। बहाना मैं इसलिए कहूंगी क्योंकि जितनी परिस्थितियां होती हैं उससे कई गुना तो व्यवस्था और हमारी कमियां बना देती है। तो जिन लोगों को हम रोक नहीं पाए, जिन लोगों को हमने खो दिया, उनकी स्मृति को मैं नमन करती हूँ। और इस समय जो बहुत पीड़ाओं से और संघर्षों से गुजर रहे हैं, जो जिंदगी को बचाने की एक बहुत दर्दनाक जंग लड़ रहे हैं, या वो बचे हुए लोग जिन्होंने किसी को खोया है, उनके प्रति मैं अपनी संवेदनाएं और शुभकामनाएं संप्रेषित करना चाहती हूँ। कुमार अम्बुज जी की दो छोटी कविताएं मैं पढ़ना चाहूंगी इनको मंच देने से पहले। आज वो बात तो आज उनको करनी है, दूसरे कवि की करनी है, बट मुझे लगा कि मैं कम से कम ये तो बताऊं कि हम किनसे रूबरू हैं। मेरी आवाज आ रही है क्या आपको? आप मेरी बात सुनता नहीं है? आपकी आवाज मुझे नहीं आ रही है। आपका माइक बंद है शायद। आपका माइक बंद है शायद, देखिए। हाँ, मैं आपकी आवाज बिल्कुल अच्छे से सुन पा रही हूँ। हाँ, मेरी कविताएं मत सुनाइए आप, ये मैं निवेदन कर रहा हूँ। मेरी कविताएं सुनाने के लिए ये ठीक नहीं है। हम कवाफी पे बात करेंगे और मेरी कविताएं तो किसी और अवसर पे। मुझे सिर्फ 2-3 मिनट लगेंगे। मेरा सुझाव और निवेदन है आपसे।
मुझे सिर्फ 2-3 मिनट लगेंगे, अगर आप अनुमति देंगे तो मुझे 2-3 मिनट लगेंगे, क्योंकि ऑडियंस की खास निवेदन था ये। बाकी आप जैसा उचित समझे। चलिए चलिए चलिए, मेरे तो अपना सुझाव बताया, फिर आप जैसा उचित समझे। एक्चुअली ऑडियंस के निवेदन पे। हाँ तो एक सुना दीजिए, 2 सुनाकर क्या करेंगे। एक कविता के माध्यम से मैं ये कहना चाहता चलिए चलिए जी, एक कविता के माध्यम से मैं ये कहना चाहती हूँ कि कैसे क्रूरता नामक कविता में कुमार अंबुजी ने दिखाया है कि हिंसा प्रकट अप्रकट रूपों में किस तरीके से हमारा जीवन को में चली आती है। हमें लगता है एकदम स्वाभाविक क्रियाकलाप की तरह, हमें पता भी नहीं चलता कि हम हिंसा बरत रहे हैं, और हम हर पल हिंसा को सह रहे होते हैं और कर रहे होते हैं। दूसरी छोटी सी कविता है एक कम, उसमें इन्होंने बताया एक कम है में हम ये देखते हैं कि ऐसे हिंसक समय में जब हिंसा पता भी ना चल रहा हो, उस वक्त कवि की सोर है, कवि की पक्षधरता क्या है। इन कविताओं के तुरंत बाद मैं अंबु जी को मन सौंप दूंगी। क्रूरता, धीरे धीरे क्षमा भाव समाप्त हो जाएगा, प्रेम की आकांक्षा तो होगी मगर जरूरत न रह जाएगी, झड़ जाएगी पानी की बेचैनी और खो देने की पीड़ा, क्रोध अकेला ना होगा, वह संगठित हो जाएगा। एक अनंत प्रतियोगिता होगी जिसमें लोग पराजित ना होने के लिए नहीं, अपनी श्रेष्ठता के लिए युद्धरत होंगे, तब आएगी क्रूरता। पहले हृदय में आएगी और चेहरे पर ना दिखेगी, फिर घटित होगी धर्म ग्रंथों की व्याख्या में, फिर इतिहास में और फिर भविष्यवाणियों में, फिर वह जनता का आदर्श हो जाएगी, निरर्थक हो जाएगा विलाप, दूसरी मृत्यु थाम लेगी पहली मृत्यु से उपजे आंसू, पड़ोसी सांत्वना नहीं हथियार देगा, तब आएगी क्रूरता और आहत नहीं करेगी हमारी आत्मा को, फिर वह चेहरे पर दिखेगी लेकिन अलग से पहचानी न जाएगी। सब तरफ होंगे एक जैसे चेहरे, सब अपनी अपनी तरह से कर रहे होंगे क्रूरता, और सभी में गौरव भाव होगा, वह संस्कृति की तरह आएगी, उसका कोई विरोधी नहीं होगा। कोशिश सिर्फ यह होगी कि किस तरह वह अधिक सभ्य और अधिक ऐतिहासिक हो, वह भावी इतिहास की लज्जा की तरह आएगी, वह भावी इतिहास की लज्जा की तरह आएगी और सोख लेगी हमारी सारी करुणा, वह भावी इतिहास की लज्जा की तरह आएगी और सोख लेगी हमारी सारी करुणा, हमारा सारा श्रृंगार। यही ज्यादा संभव है कि वह आए और लंबे समय तक हमें पता ही न चले उसका आना। उनके निवेदन के दबाव में मैंने बहुत तेजी से ये पढ़ ली, और अगली कविता बहुत छोटी है तो इसको मैं थोड़ा ठीक से पढ़ूंगी। एक कम है। अब एक कम है तो एक की आवाज कम है, एक का अस्तित्व, एक का प्रकाश, एक का विरोध, एक का उठा हुआ हाथ कम है, उसके मौसमों के बसंत कम है। एक का अस्तित्व, एक का प्रकाश, एक का विरोध, एक का उठा हुआ हाथ कम है, उसके मौसमों के बसंत कम है। एक रंग के कम होने से अधूरी रह जाती है तस्वीर, एक तारा टूटने से भी वीरान होता है आकाश, एक फूल के कम होने से फैलता है उजाड़ सपनों के बगीचे में, एक फूल के कम होने से फैलता है उजाड़ सपनों के बगीचे में, एक के कम होने से कई चीजों पे फर्क पड़ता है एक साथ, उसके हो सकने से हो सकने वाली हजार बातें यकायक हो जाती हैं कम, और जो चीजें पहले से ही कम हो हादसा है उनमें से एक का भी कम हो जाना, जो चीजें पहले से ही कम हो हादसा है उनमें से एक का भी कम हो जाना। मैं इस एक के लिए, मैं इस एक के विश्वास से लड़ता हूं हजारों से, खुश रह सकता हूं कठिन दुखों के बीच भी, मैं इस एक की परवाह करता हूं,
तो जो इस एक की परवाह करता है वो सबकी परवाह करता है, जो इस एक की परवाह नहीं करता और सबकी परवाह करने का दावा करता है, दरअसल वो किसी की भी परवाह नहीं करता। मैं ऐसे परवाह करने वाले और ऐसे सरोकारों वाले हिंदी के वरिष्ठ कवि कुमार अंबुज को निवेदन करती हूँ कि वो पिछली सदी के विश्व विख्यात कवि सीपी कवाफी पर अपनी बातें रखें। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से। सर एक मिनट, सर एक मिनट, अभी आपका माइक क्यों नहीं, आपने अपना माइक ऑफ कर दिया। एक मिनट, अभी आपका माइक अब ठीक है। ऑन किया आपने, ऑफ कर दिया? नहीं मैंने। ओके, अब आवाज है, अब आ रही है आवाज? परफेक्ट। हेलो। हाँ परफेक्ट आवाज है, परफेक्ट। हाँ जी, नमस्कार। मैं यहाँ जो देख पा रहा हूँ कि बहुत सारे मित्र इसमें यहाँ उपस्थित हुए हैं, और ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि इतने मेरे कुछ तो पुराने मित्र हैं। विजय कुमार जी हैं, योगेंद्र आहूजा जी हैं, रणेंद्र जी हैं, और कुछ नाम शायद मुझे अभी देखने में नहीं आ पाए। इतने महत्वपूर्ण लेखकों के बीच में और इतने महत्वपूर्ण साथियों के बीच में मुझे कुछ बोलना है, यह मेरे लिए रोमांच का विषय भी है और थोड़ा सा एक चुनौतीपूर्ण भी है। बहरहाल, मैं आशा करता हूं कि मैं एक पाठक के नाते और एक कवि की तरह किस तरह मैं दूसरे कवि के बारे में सोचता हूं, उसके नाते मैं कुछ बातें कहूंगा। और कवाफी एक ऐसे कवि हैं कि 20वीं शताब्दी के शुरुआती वर्षों में और 19वीं शताब्दी के अंतिम दशक में वो अधिक, अंतिम 2 दशक में अधिक सक्रिय रहे थे, ये हम सब जानते हैं। लेकिन मैं कहना ये चाहता हूं कि रविंद्रनाथ टैगोर से लेकर और पेशवा तक एक बहुत लंबी सूची है महान कवियों की, जिसमें रिल्के आते हैं, नेरुदा आते हैं, मिस्त्राल आते हैं, अखमातोबा आती हैं, और सेजार वाइयो आते हैं। एक बहुत लंबी सूची है। उनके बीच में कवाफी को चुनना, जिन्होंने बहुत कम कविताएं लिखी, जो अपने जीवन काल में कभी ठीक से उस तरह नहीं जाने गए जिस तरह वो उनकी मृत्यु के बाद जाने गए, और उनके जीवन काल में उनका कोई संग्रह आया नहीं। वो अपनी कविताएं पैम्फलेट के रूप में मित्रों को भेजते रहे, और बहुत आखिर में टीएस एलियट ने अपनी एक पत्रिका में उनकी कुछ कविताओं को जगह दी, और वो अपने मृत्यु के कुछ समय पहले ही ऐसा हुआ कि यूरोप में और जो अंग्रेजी बोलने वाले और फ्रेंच और इतालवी देशों में वो जाने गए। ये तो उनका बहुत एक ऐसा परिचय है। लेकिन कवाफी के बारे में इतनी सारी चीजें दरअसल हैं कि उनको कहाँ से शुरू किया जाए, यह एक चुनौती हमेशा रहेगी। लेकिन कुछ बातें मैं क्रम बनाने की कोशिश करता हूँ। कॉन्स्टांतिन पेत्रो कवाफी, और सीपी कवाफी के नाम से वो प्रसिद्ध हैं। और उनके घर का पता, जिस गली में वो रहते थे, वो बड़ा दिलचस्प है, क्योंकि उसका पता है, या पता था पहले, उस गली का नाम बदलकर कवाफी स्ट्रीट कर दिया गया है। उसके पहले उसका था लेप्सियस स्ट्रीट, 10 लेप्सियस स्ट्रीट, 10 लेप्सियस गली। हमारे यहाँ भी एक 10 जनपद है, और 10 डाउनिंग स्ट्रीट भी एक पता है, विश्व प्रसिद्ध पता है। उसकी तुलना में ये खासा दिलचस्प लग सकता है कि कवाफी के पता का मकान नंबर भी 10 नंबर का था। इस तरह साहित्य में एक 10 नंबर की भी प्रतिष्ठा उस तरह से होती है, जो राजनीति में दूसरे कारणों से यह नंबर जाना जाता है मकान के सिलसिले में। उनके बारे में जो कुछ बातें हम कह सकते हैं कि वो अपनी कविता के बाहर
कवि नहीं है, ऐसा माना गया है। अपनी कविता के बाहर वो एक मनुष्य भी उस तरह नहीं है जिस तरह वो अपनी कविता के बाहर, जो कविता के भीतर है, कविता के बाहर वो कवाफी को खोजना किसी दूसरे व्यक्ति की खोज करना है। और वो एलेक्जेंड्रिया में उन्होंने अपना लगभग पूरा जीवन काटा। शुरुआती के कुछ वर्ष हम छोड़ दें तो एलेक्जेंड्रिया में उन्होंने अपना लेखन, अपनी नौकरी, अपना पूरा जीवन काटा और उन्होंने कुल 154 कविताएं लिखी हैं। इसमें थोड़ा विवाद बाद में हुआ है, कुछ लोगों ने उनकी कुछ कविताएं और खोजी हैं, कुछ अधूरी, कुछ प्रोजेक्ट कविताएं भी उनकी खोजी हैं। हालांकि उन्होंने अपनी कविताओं में लगभग गद्य का इस्तेमाल ही किया है और उनको हमेशा एलेक्जेंड्रिया में रहते हुए भी ग्रीक कवि माना गया। जैसा कि हम सब जानते हैं कि एलेक्जेंड्रिया मिस्र का हिस्सा है और जिसको हम कुस्तुनतुनिया कहते हैं, जिसको पहले न्यू रोम भी कहा गया, लेकिन बेहतर यह है कि इतिहास के उन तमाम नामों से गुजारने के बजाय कॉन्स्टेंटिनोपल के जो हम एक शहर है उसका नाम तो अब इस्तांबुल हो गया है। तो इस्तांबुल जो अब टर्की में है, तो इस्तांबुल के से वो आए और यहाँ पर उनके परिवार पहले जो इंग्लैंड गया, लंदन रहा, लिवरपूल रहा। ये सब बातें ऐसी हैं जो मैं समझता हूँ कि जीवनी से कहीं अधिक संबंधित हैं और उनकी जीवनी को हम यहाँ बहुत दोहराना नहीं चाहते, हम उनकी कविताओं पर बात करना चाहते हैं। उनकी कविताओं में 3-4 ऐसे पक्ष हैं। एक तो इतिहास को लेकर उन्होंने कुछ कविताएं लिखी, लेकिन वो इतिहास की कवि नहीं, वो इतिहास में जाकर खड़े हो जाते हैं, वो इतिहास के मंच से देखते हैं पूरे संसार को और उसको वर्तमान में कहीं ना कहीं उपस्थित करते हैं। वो इतिहास भी उनके पास 2 तरह का है, एक रिसेंट पास्ट है और एक रिमोट पास्ट। वो बहुत रिमोट पास्ट में जाते हैं और रिसेंट पास्ट में होते हुए आपका हाथ पकड़कर आपको आपके वर्तमान में लेकर आते हैं। ये कविताएं उनकी बहुत महत्वपूर्ण मानी गई हैं और हिस्ट्री में आप रोमन, बाइजेंटाइन, ओटोमन और ग्रीक, ये हिस्ट्री और इनकी माइथोलॉजी के भीतर रहकर उन्होंने काम किया है। मैं आपको उनके परिचय, कविता के परिचय के लिए से पहले एक फिल्म का जिक्र करना चाहता हूँ। उस फिल्म का नाम है द नाइट फर्नांडो पेसोआ मेट कॉन्स्टेंटाइन कवाफी। कॉन्स्टेंटाइन कवाफी जब फर्नांडो पेसोआ से मिलते हैं। ये बहुत दिलचस्प फिल्म है और इससे हमको कवाफी और पेशवा के बारे में बहुत सारी जानकारी मिलती है। पेशवा की जानकारी को मैं इसमें से हटाकर आपको कुछ बातें बताना चाहता हूँ। बहुत कम डॉक्यूमेंट्री ऐसी बनती हैं जो फिल्म का दर्जा भी पा जाएं और उसको बनाने वाले के मन में अपने रचनाकार के प्रति इतना गहरा प्रेम है, कविता के प्रति भी और कवि के प्रति भी, कि वो उसकी खोज में कितनी भी दूरी तक जा सकता है, कितना भी समय ले सकता है। ये छोटी सी 1.5 घंटे की फिल्म इस बात की गवाही है। इसके पीछे कहानी कुल इतनी सी है कि कवाफी के परिचय के दायरे में रहे एक व्यक्ति ने किसी जगह में कहा कि मैं एक समुद्री यात्रा जब कर रहा था तो एक ऐसा संयोग हुआ कि मुझे पेशवा और कवाफी दोनों से मेरी मुलाकात वहां हुई और कवाफी और पेशवा के बारे में कुछ बातचीत हुई, लेकिन पेशवा और कवाफी एक दूसरे से अपरिचित थे। वो तो ये भी नहीं जानते थे कि ये दोनों कवि हैं, लेकिन संयोग ऐसा हुआ कि उनकी मुलाकात हुई। इस बात को एक व्यक्ति अपनी डायरी में दर्ज करता है। केवल इतनी सी डायरी के हिस्से को लेकर ये पूरी फिल्म बनाई गई है और इस फिल्म के माध्यम से बताया गया है कि कवाफी और पेशवा जब मिलकर बात कर रहे थे तो उनके कंसर्न्स अपनी कविता को लेकर किस तरह थे। और पेशवा अपना परिचय अपने हेट्रोनिम से देते हैं और बाद में कुछ अपनी बात बताते हैं, लेकिन कवाफी
कवाफी हमेशा गंभीरता एक युवा कवि के परिचय के रूप में जब पेशवा को देखते हैं एक युवा कवि की तरह, तो बहुत गंभीरता से वो कविता के बारे में बात करते हैं। ये फिल्म आपको ये भी बताती है कि उसमें कवाफी को एक सूची बनाने की आदत थी। वो हर चीज की सूची बनाते थे। जुए में यदि वो पैसे हार गए हैं, यदि वो अपने शेयर बाजार में कुछ उनका ऊंचा नीचा काम हुआ है, उसको किन से मिले हैं, किन को अपना पैम्पलेट भेजा है, किन को कविताएं भेजी हैं, इन सब की उनकी सूची बनाने की आदत थी। उस सूची से ही ये पता चलता है कि यह एक यात्रा संभव हुई थी। और मजे की बात यह है इसमें कि यह वो अपनी यात्रा जाना चाहते थे वो अमेरिका, लेकिन अमेरिका में शेयर बाजार के गिर जाने से और वहां अफरा तफरी मच जाने से न्यूयॉर्क में वो अपनी यात्रा लंदन में खत्म करके वापस अलेक्जेंड्रिया आ जाते। यानी अलेक्जेंड्रिया से जो उनका बाहर जाने का सपना था या बाहर जाने की जो इच्छा थी, वो अंततः पूरी नहीं हो पाती है। इसलिए उनको कहा जाता है कि वो सिटी ऑफ अलेक्जेंड्रिया के कवि भी हैं। तो सिटी ऑफ अलेक्जेंड्रिया के कवि होने को हम कभी कभी ये मान सकते हैं कि वो अर्बन पोएट है। मैं यहाँ कहना चाहता हूँ कि मेरे अपने निगाह में वो अर्बन पोएट नहीं है। वो एक शहर में रहे, एक शहर का उन्होंने चप्पा चप्पा देखा, उस शहर को उन्होंने मनुष्य की तरह देखा और उसके बारे में कविता लिखते हुए उन्होंने उनकी उस शहर की धड़कनों की, उसके जीवन की, और उसमें वो किस तरह उपस्थित खुद उनका व्यक्तित्व मौजूद रहा, उसको उन्होंने लगातार दर्ज किया है। वो एक बहुत छोटी सी नौकरी करते रहे, उसको हम कह सकते हैं क्लर्क, उस समय थर्ड सर्किल का क्लर्क, मतलब तीसरे दर्जे का क्लर्क कह सकते हैं, तीसरे घेरे का क्लर्क वो थे। ब्रिटिश साम्राज्य की वो नौकरी करते थे और इरिगेशन डिपार्टमेंट में वो नौकरी करते थे। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि उन्होंने इस बात को कहा है बार बार, कहीं ना कहीं अपनी किसी डायरी में भी, मित्रों के बीच भी इस बात को कहा है कि मैं जब लिखता हूं और लिखना चाहता हूं, उस समय मैं नौकरी कर रहा होता हूं और उस समय जो मुझे ख्याल आता है वो मुझे छोड़ देना पड़ता है, और जब तक मैं घर पहुंचता हूं वो ख्याल मुझे पूरी तरह से मेरे से गायब, मेरी दिमाग से गायब हो चुका होता है। और वो उसको इस टर्म में कहते हैं कि कला, आर्ट तुम्हारी दासी नहीं है कि जब तुम चाहोगे तो तुम्हारे पुकारने पर वो आ जाएगी और जब तुम उसे बुलाना चाहोगे तो वो फिर वापस उपस्थित हो जाएगी। दोनों स्थितियां नहीं है। कला अपनी गति से आपके पास आएगी। और इस बात का उनके मन में बहुत अफसोस रहा कि वे अपने कला कर्म को इस वजह से बहुत कम समय दे पाए। वो जिस अपार्टमेंट में रहते थे उसमें कोई इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, उसमें कोई टेलीफोन नहीं था, क्योंकि उनकी खुद की हैसियत उस तरह की नहीं थी। और इसमें इस बात का भी कहीं ना कहीं उनका अफसोस था कि एक अच्छे कवि को कई बार अपने समय में रिकग्निशन नहीं मिल पाता है। एक अच्छे कवि की कई बार पहचान उनके समय में नहीं हो पाती है। वो एक दुख और आशा और निराशा में एक वाक्य कहते हैं कि कभी जब भविष्य में मेरी कविता कोई पढ़ेगा और उसे कुछ समझने की कोशिश करेगा तो शायद वही मेरा सबसे करीबी रिश्तेदार होगा, वही मेरा सबसे कोई प्रिय व्यक्ति होगा। क्योंकि वो जानते थे कि जो कविता वो लिख रहे थे वो तथाकथित छंद, तथाकथित लय सबसे अलग एक बहुत संवेदनशील कविता थी। और वाल्ट व्हिटमैन से वो कविता में बहुत प्रभावित थे और प्रूस्त के गद्य से बहुत प्रभावित थे। उन्होंने प्रूस्त के जो महान उपन्यास है उसमें से उन्होंने दादी के मरने का एक जिक्र किया है 40-50 पृष्ठों का। उसका वो बार बार जिक्र करते थे कि अपनी दादी की मृत्यु का इतना अच्छा गद्य प्रूस्त ने संभव किया है कि मैं उनको प्यार करने लगा। वो बहुत पढ़ने लिखने वाले आदमी थे। अपने समय के बहुत सारे रचनाकारों को, उनकी किताबों को वो खरीदते थे, पढ़ते थे। कवाफी एक ऐसी शांत और ऐसी महत्वाकांक्षाहीन लेकिन एक ऐसी गरिमामय उपस्थिति थी कविता में
और बाद में ये भी हुआ उनकी मृत्यु के कुछ साल पहले तक कि वो जब कवि के रूप में जाने जाने लगे तो लोग उनसे आते थे, मिलते थे। और हमारे हिंदी में कवाफी को लेकर बहुत लोगों ने काम किया है, बहुत लोगों ने अनुवाद किया है। कवाफी को प्यार करने वालों की संख्या बहुत बड़ी है। मैं सबके नाम तो नहीं जानता, लेकिन कुंवर नारायण से लेकर आप विष्णु खरे, मंगलेश डबराल, विजय कुमार जी हैं बैठे हैं अभी, उनका नमस्कार मैंने उनसे किया था। उनसे लेकर हिमांशु पांड्या, धीरज सैनी, कितने कितने लोग हैं, मणिमोहन जिन्होंने अनुवाद किए हैं, असद जैदी, इन सब लोगों ने कवाफी की कविताओं के बहुत सुंदर अनुवाद किए हैं। कवाफी इतनी कम कविताएं लिखकर, देखिए पेशवा और उसको लेकर वो जो फिल्म बनाई गई है वो तो देखने लायक फिल्म है, उसका मैं उसके बारे में यहाँ बोलने बैठूंगा तो विषयांतर बहुत लंबा हो जाएगा। मैं केवल ये कहना चाहता हूं आपसे कि पेशवा और कवाफी की उन्होंने कई मायनों में समानता देखी है कि किस तरह दोनों उपेक्षित थे, किस तरह दोनों ने अपना काम जारी रखा। फर्क ये था कि पेशवा ने 27,000 पृष्ठ लिखे और कवाफी ने शायद 27,000 पंक्तियां भी नहीं लिखी। बहुत कम लिखकर कवाफी अमर हुए हैं, और ये अमरता उनकी चाहने से नहीं थी। मैं तो ये कहता हूं, जो कविताएं मैंने यहाँ कुछ उनके लिए उनकी चुनी है, 4-5 कविताएं चुनी है मैंने, और मैं 4-5 कविताएं चुनने के पीछे एक मकसद ये भी है कि मैं कहना चाहता हूं कि कितनी कम कविताओं में भी वो कितने बड़े और कितने प्रिय कवि हो सकते हैं। और उसके कारण हम तो जानने की कोशिश करेंगे, सबके कारण अलग हो सकते हैं। 27,000 पंक्तियां तो छोड़िए, उनकी 500 पंक्तियां ही ऐसी हैं, क्योंकि 25-30 पंक्तियों की इनकी औसतन एक कविता होती है। 50-60 कविताएं ही उनकी इस तरह की हैं कि वो संसार के महानतम कवियों में उनका शुमार किया जा सकता है। कवाफी ऐन्द्रिकता और अपनी शारीरिकता की इच्छाओं की रुचि के कवि भी थे। हम यहाँ पर LGBT इस शब्द को याद करें, लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल और ट्रांसजेंडर, जो इधर बहुत आंदोलन जिसका चला है और जिनके अधिकारों की मांग बहुत बहुत हुई है, वो गे थे। और उस समय गे होना बहुत बड़ा सामाजिक अपराध भी था, कानूनी अपराध भी था। हम याद कर सकते हैं ऑस्कर वाइल्ड को कि वो गे होने के कारण उनको कितनी बड़ी सजाएं दी गई और अंत में वो मृत्यु को प्राप्त हुए। लेकिन उन्होंने बहुत गरिमा पूर्वक, उन्होंने कभी शादी नहीं की थी, अपनी माँ के साथ वो रहे, लेकिन अपनी जो शारीरिक जो इच्छाएं थी उनको उन्होंने पूरा करते हुए उसकी कविताएं उन्होंने 50 साल की उम्र के बाद लिखी। उसके पहले उनके अंदर एक गिल्ट था। कवाफी की एक बात और हम यहाँ कहना चाहेंगे कि जिस जगह वो रहते थे उसके पास में 3 चीजें थी। एक ब्रोथेल माने वेश्याघर पास में था, एक चर्च पास में था, और एक ग्रीक अस्पताल जिसमें जहां उनकी मृत्यु हुई। तो आज इस बात को समझा जा सकता है कि ब्रोथेल में जाते थे अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए, और वहां से कई बार गिल्ट लेकर लौटते थे, वो अपराध बोध लेकर लौटते थे। तो चर्च में जाके जैसे वो उस पश्चाताप को पूरा करते थे, और अंत में मरने के लिए अपने करीब ग्रीक हॉस्पिटल गए। तो 3 चीजें जो घर के आसपास थी, जैसे उसमें उनका जीवन और मृत्यु दोनों बन गए थे, उनसे उनका एक संबंध बन गया था। वो इतने अंधेरे में कई बार रहना पसंद करते थे। अंधेरे से मतलब वास्तविक अंधेरा भी और सामाजिक अंधेरा भी, जिसके कि वो जैसा चाहते नहीं थे। वो उन्होंने एक जगह लिखा है कि मुझे खिड़कियां नहीं मिल रही हैं, मैं खिड़कियां खोलना चाहता हूं, मुझे खिड़कियां नहीं मिल रही हैं। तो फिर वो लिखते हैं कि खिड़कियां नहीं मिल रही हैं तो शायद ये अच्छा ही है, क्योंकि यदि रोशनी कहीं आई और रोशनी न जाने किन चीजों पर गिरकर उनको उजागर करेगी, शायद उन चीजों को जिन चीजों को मैं जानना नहीं चाहता। तो रोशनी के क्या खतरे हो सकते हैं, वो उन चीजों को भी उजागर कर सकती है जिन चीजों की तरफ आप देखना नहीं चाहते, या जिन चीजों को आप प्रकाशित होने नहीं देखना चाहते। दूसरा, उन्होंने दिनचर्या और साधारण चीजों पर, अपनी दिनचर्या पर और साधारण चीजों पर बहुत सुंदर कविताएं लिखी। स्मृति को लेकर उनकी बहुत कविताएं हैं।
केवल जो उनकी गिल्ट की कविताएं हम कह लें, या गिल्ट से उबर कर जो कविताएं उन्होंने अपनी ऐन्द्रिकता के बारे में, अपनी वासना के बारे में, अपने जो साथी रहे, पुरुष साथी रहे, उनके बारे में जो उन्होंने कविताएं लिखी, वो 50 साल की उम्र के बाद औसतन लिखी गई कविताएं। उन कविताओं पर भी मैं आना चाहूंगा। दूसरी बात जो उनको पढ़ते हुए और जो उनके उनके ट्रांसलेशंस करते हुए जो लगती है, और जो बहुत सारे आलोचकों ने भी कहा है उनकी कविताओं के बारे में, कि उनकी कविताओं में कुछ ऐसे तत्व हैं कि वो ट्रांसलेशन के सदमे को सह जाते हैं, जिसको ये जो एक फिल्म का नाम भी है लॉस्ट इन ट्रांसलेशन, और जो कहावत भी है कि हम ट्रांसलेशन अनुवाद करते हुए बहुत सारी चीजें खो देते हैं या बहुत सारी चीजें खो जाती हैं, वो कवाफी के साथ ऐसा माना जाता है कि कम होता है, क्योंकि उनके पास इस तरह की लय या छंद के अनुवाद करने की कोई स्थिति है नहीं। तो आप उनकी तात्विकता को, उनके तथ्यों को, उनके कथ्य को ही अनुवाद करते हैं, और उनके कहने में इतनी सहजता, इतनी स्पष्टता है कि ट्रांसलेशंस के सदमे को, दूसरी भाषा में जाने को, वो अपने आप को बचा ले जाती है उससे। ये उनकी एक खूबी और है। ये जरूर है कि पाठक को उन दोनों चीजों में जाना पड़ता है, उनके हिस्टोरिकल चीजों में, पर यह भी है कि आप हिस्टोरिकल चीजों में नहीं भी जा पा रहे हैं तो उनकी कविता में एक ऐतिहासिक संदर्भों के साथ, मिथक के संदर्भों के साथ की कविता में भी ऐसा है कि आप उनकी कविता तक पहुंच सकते हैं। दूसरा, उनके जीवन को और कविता को नहीं मिलाना चाहिए। ये बात तो मैं बहुत सारे हमारे साहित्य के संदर्भ में यूँ भी कहना चाहता हूँ कि हमारे कवियों के जीवन को और कविता को मिलाकर बहुत सारी विडंबनाओं को जन्म दिया जाता है, बहुत सारी ऐसी सर्चिंग में लग दिया जाता है, ऐसी ऐसी खोजबीन, ऐसा अनुसंधान किया जाता है जो कि बहुत प्राकृतिक, बहुत मानवीय और बहुत कला की रक्षा करने वाला नहीं। कला की खोज के लिए आपको कला के पास ही जाना चाहिए, व्यक्ति की खोज के लिए व्यक्ति के पास जाना चाहिए। इन दोनों का मेल या उन दोनों के पास जाने की इच्छा के साथ फिर आपको बहुत सारी चीजों के लिए तैयार रहना चाहिए। हम कवाफी को के बारे में बात करते हुए इस बात को दोबारा से, इस सवाल को हम दोबारा से उठा सकते हैं, दोबारा से इस सवाल से जूझ सकते हैं। वो इतने संवेदनशील भी थे कि अपने दोस्त की नौकरी की रक्षा करने के लिए वो जहाँ होटल में वो बर्तन मांजने का काम करता था, डिशेज वाश करता था, वहां वो उसके एवज में जाके बर्तन मांजने लग जाते हैं कि उसकी बीमारी की वजह से वो नहीं जा पा रहा है तो उसकी नौकरी बची रह सके। उनकी दोस्ती बहुत ही डाउन टू अर्थ के लोगों से, मजदूरों से थी। वो मैकेनिक्स थे जिनके हाथों में ग्रीस लगा रहता था, जिनके हाथों में काम करने के निशान हुआ करते थे, जो बहुत औसत किस्म का जीवन जीते थे, गरीब जीवन जीते थे, गरीबी का जीवन जीते थे। उनके साथ उनकी दोस्तियां अक्सर थी। और यहाँ मैं दो चीजों का रेफरेंस और आपको दे दूं। एक फिल्म का तो मैंने दिया, उन तमाम मित्रों को यहाँ बहुत ही महत्वपूर्ण लोग बैठे हैं और मैं जानता हूं कि उनकी रुचि इसमें होगी। 150 साल के हुए, 150 साल की हुए, मतलब मैं तो कवि को मरा हुआ नहीं मानता, जब वो 150 साल के हुए तो उनके बारे में एक ट्रिब्यूट दी गई। वो ट्रिब्यूट यूट्यूब पर पड़ी हुई है, उसका नाम आप लिख लीजिए, ट्रिब्यूट टू सीपी कवाफी। ये 2014 में उनको दी गई और 150वीं जो उनकी एनिवर्सरी थी। इसकी विशेषता क्या है, इसका जिक्र क्यों करना जरूरी है कि पूरे यूरोप के और अमेरिका के और अरब कंट्रीज के लोगों ने मिलकर सीपी कवाफी के बारे में कुछ ना कुछ बोला। उनकी एक एक दो दो कविताओं को रिसाइट किया, जिसमें ओरहान पामुक से लेकर तमाम एक से बढ़कर एक लेखक शामिल हुए और उन्होंने सबने कहा, बहुत बड़े लॉरेट्स उसमें थे, उन सबने कहा कि हमारे जीवन पर कवाफी का इतना बड़ा प्रभाव है कि यदि कवाफी को हमने नहीं पढ़ा होता तो हम ऐसे कवि या ऐसे लेखक नहीं होते। इतनी कम कविताओं को लिखकर कवाफी ने, ठीक है उनकी मृत्यु के बाद हुआ ये विडंबना, ये तो समस्या हमारे समय में बनी हुई, हमेशा बनी रहती है, बनी रहेगी। इसके बहुत सारे कारण हैं, उन कारणों में जाने का ना तो ये अवकाश है ना उसकी जरूरत है। दूसरी, कवाफी पर 1991 पे कवाफी नाम से एक फिल्म बनी, वो देखी जा सकती है। हालांकि उसमें उनके व्यक्तिगत जीवन पर ज्यादा बातचीत है, जिसके बारे में हम कहते हैं कि उनके जो
कैसे वो रहते थे, कहाँ शाम को ब्रोथेल में कैसे जाते थे, इस तरह की उनकी मानस को ज्यादा है। लेकिन कवाफी फिल्म मुझे बहुत उतनी अच्छी नहीं लगी। फर्नांडो पेसोआ के साथ जो बनाई गई है उनको लेकर वो फिल्म बहुत अच्छी है, और ये ट्रिब्यूट तो सुनने लायक है। ये आप इससे, आप और हम सब ये सीख सकते हैं कि हमारे महान लेखकों को हमें किस तरह याद करना चाहिए। ये बहुत पुरानी बात नहीं है, 7 साल पहले की ये ट्रिब्यूट है, और इसको जानकर आप कवाफी के बारे में बहुत कुछ जानेंगे। और रिसाइटल तो इतने अच्छे वहाँ किए गए हैं। हमारे ओरहान पामुक ने वेटिंग फॉर बारबेरियंस का रिसाइट किया है। सिटी नाम की उनकी कविता का बहुत अच्छा रिसाइटल किया गया है। मैं कुछ और बातें कहूँ उसके पहले मैं चाहूंगा कि मैं कुछ कविताएं उनकी पढ़ूं। जो पढ़ने के लिए मैंने मित्रों कविताएं चुनी है वो कुल 4 कविताएं मैंने उनकी चुनी, और 4 कविताएं 4 तरह की कविताएं हैं। और इन 4 कविताओं को जब मैंने पहली बार पढ़ा, संयोग से जो कविताएं मैंने पढ़ी शुरू की 10-15 उनमें 4 कविताएं शामिल थी। हाँ, सुरेश सलिल साहब ने उनका बहुत अनुवाद किया है, और रचना समय जो हरि भटनागर जी निकालते हैं उस पत्रिका में लगभग पुस्तकाकार या पुस्तिकाकार कविताएं उनके अनुवाद की गई हैं। यह मेरे लिए शायद कहना ठीक ना हो, लेकिन कहूँ मैं कि मुझे बहुत सारे कवाफी के अनुवाद कई जगह अच्छे नहीं लगे हैं, या मैं कहूँ कि उनसे बेहतर अनुवाद हो सकते थे। पर जिन्होंने अनुवाद किए उन्होंने तो बहुत आवेग में भरकर प्रेम से ही अनुवाद किए, तो उनका सम्मान है अपनी जगह। इनमें से 3 कविताओं का अनुवाद मैंने किया है जो मैं आपको सुना रहा हूँ, और चौथी कविता का अनुवाद मुझे असद जैदी साहब का बहुत अच्छा लगा। वो कविता मैंने उनकी चुनी है। कुछ बातें मैं छोड़ रहा हूँ, जरूरत होगी तो कभी सवाल जवाब, या जरूरत हुई समय हुआ तो हम वो बातें कर सकते हैं, कि बहुत सारी बातें हैं दरअसल कवाफी को लेकर। पहली कविता बर्बरों की प्रतीक्षा करते हुए, वेटिंग फॉर द बारबेरियंस। ये लगभग सवाल जवाब के अंदाज में कविता है। पहली पंक्तियों में सवाल है, फिर उसी में उसका जवाब शुरू हो जाता है, आप समझ जाएंगे। बहुत जानी मानी कविता है। हम इस जगह इकट्ठे होकर किसका इंतजार कर रहे हैं? आज बर्बरों का यहां आना तय है। संसद में कुछ भी क्यों नहीं चल रहा है? जनप्रतिनिधि कोई कानून नहीं बना रहे हैं, फिर भी वे वहां क्यों बैठे हैं? क्योंकि आज बर्बर आ रहे हैं। अब जनप्रतिनिधि कोई कानून बनाए भी तो इसका क्या मतलब? एक बार बर्बर यहां आ जाएंगे तो वे ही कानून बना लेंगे। हमारे सम्राट सुबह इतनी जल्दी क्यों उठ गए, और वे शहर के मुख्य द्वार पर मुकुट पहनकर सिंहासन पर क्यों बैठ गए? अरे, क्योंकि आज बर्बर आ रहे हैं, और उनके मुखिया के स्वागत के लिए सम्राट प्रतीक्षारत है। सम्मान देने के लिए उनके पास प्रशस्ति पत्र भी हैं, जिसमें बर्बरों के नामों के आगे दर्ज है उपाधियां। आज हमारे ये 2 राजदूत और न्यायाधीश अपनी कशीदाकारी वाले चोगे पहने क्यों आए हैं? उन्होंने तमाम आभूषण पहन रखे हैं, उनकी उंगलियों में बिल्लोरी की पन्ना जड़ित अंगूठियां क्यों चमक रही हैं? उनके हाथों में शानदार सोने चांदी से मड़ी छड़ियां क्यों हैं? क्योंकि आज बर्बर आ रहे हैं, और इस तरह की चीजें बर्बर लोगों की आंखों में चमक भर देती हैं। हमारे ओजस्वी वक्ता हमेशा की तरह आज कहीं क्यों नहीं दिख रहे हैं कि वे भाषण दें, आए और कहें वह सब जो उन्हें कहना चाहिए? क्योंकि आज बर्बर आ रहे हैं, और वो अपनी कही गई बातों से, उनको दोहराने से ऊब गए हैं। यह अचानक घबराहट, यह हैरानी क्यों फैल गई है? गलियों और चौराहों पर भीड़ इतनी तेजी से क्यों खाली जगह कर रही है? ये घर की तरफ लौटते सभी लोग किस सोच में पड़ गए हैं? क्योंकि रात घिर आई है, और बर्बर लोग अभी तक नहीं आए हैं, और हमारे कुछ लोग सीमांतों की तरफ से आकर बता रहे हैं अब कहीं कोई बर्बर नहीं है। बर्बर लोगों के बिना अब हमारा क्या होगा? वे लोग एक तरह का समाधान थे।
मित्रों, ये आप और हम सब जानते हैं कि रोमन एम्पायर को बर्बरों ने नष्ट किया, और लगभग इस तरह से नष्ट किया कि बर्बर आए और उन्हें नष्ट करें। फॉल ऑफ द रोमन एम्पायर एक पूरी अलग ही घटना है, लेकिन आज हम हमारे देश में और संसार के कई देशों में इस कविता को लागू होते देख सकते हैं। इस कविता की एक एक पंक्ति, उसका वातावरण, उसकी शब्दावली, सीनेट और सांसद जैसी शब्दावलियों के साथ में, सीनेटर्स की शब्दावलियों के साथ में, न्यायाधीशों पर की चुप्पियों के बारे में, उनकी समर्पणों के बारे में, ये कविता ऐसा लगता है जैसे कि आज लिखी जाती तो भी इससे बेहतर नहीं लिखी जा सकती। ये एक कविता है कवाफी की, जो सारे उनके समकाल को, उनके रिसेंट पास्ट को, उनके रिमोट पास्ट को लांग कर यहाँ 21वीं शताब्दी में और 2021 में आकर यहाँ खड़ी हो जाती है। इस कविता से आप समझ सकते हैं कि वो इतिहास में जाते हुए भी दरअसल किस कदर वर्तमान के और भविष्य की बात करते हैं, क्योंकि ये बात कवाफी अपनी कविता के जरिए कहते हैं, किसी एकेडमिशियन की तरह नहीं कहते कि हम यदि इतिहास में नहीं खड़े हैं तो हम भविष्य में भी खड़े नहीं हो सकते। हम इतिहास को नहीं समझते हैं तो हम वर्तमान को भी नहीं समझते हैं, और जाहिर है तब हम भविष्य के बारे में भी कुछ नहीं जानते। यह कविता ठीक है, इसके बारे में और कोई जरूरत होगी तो हम आगे बात करेंगे, क्योंकि इन कविताओं को समझने के लिए और बेहतर समझने के लिए आपको फॉल ऑफ द रोमन एम्पायर पढ़ना चाहिए। 6 खंडों की एक किताब है, उपन्यास है। नहीं पढ़ सकते आप, फिल्म देखिए, कितनी सारी बीबीसी ने उसके ऊपर एक सीरीज बनाई है, वो देखिए। रोमन एम्पायर के फॉल को देखते हुए आपको लगेगा कि हम कहाँ फंस गए हैं इस समय हमारे देश में, क्योंकि इतिहास में मनुष्यता की क्रूरता, ईर्ष्या, लिप्सा, लोभ और नृशंसताएं, इन सब की कहानियों को देखना हमारे समय पर एक बार फिर पुनर्विचार करना है, और कविता के रूप में कवाफी ने ये काम किया है। दूसरी कविता मैं आपको जो सुनाने जा रहा हूं वो कविता है शहर, और ये कुल 8 पंक्तियों की कविता है, 16 पंक्तियों की कविता है। 2 पैराग्राफ है, पहले पैराग्राफ में 8 पंक्तियां, दूसरे पैराग्राफ में 8 पंक्तियां। इसकी जो योजना है वो नागार्जुन की उस कविता से मिलती जुलती है, अकाल और अकाल के बाद। यानी शुरू में वो अकाल का एक वर्णन है और उसके बाद दूसरे पैराग्राफ में अकाल के बाद का वर्णन है। इसमें कवाफी ने योजना ये रखी है कि पहला पैराग्राफ वो खुद से ही सवाल पूछ रहे हैं जैसे, और आखिरी के 8 पंक्तियों में वो जवाब दे रहे हैं। और यह कविता मुझे इतनी प्रिय है कि शायद इस कविता को मैंने सैकड़ों बार मन में सोचा होगा और पढ़ा होगा, और यह कविता संसार की सबसे प्रसिद्ध, और जिन लोगों को कविताओं की एक सूची जो अपनी गोल्डन ट्रेजेडी बनाएंगे तो शायद हर कोई इस कविता को उसमें रखना चाहेगा। कविता शहर। एक सेकंड का विराम लेता हूं। शहर। तुमने कहा मैं किसी दूसरे देश चला जाऊंगा, किसी दूसरे किनारे पर, इस शहर से बेहतर कोई दूसरा शहर खोज लूंगा। जो भी मैं करने की कोशिश करता हूं यहां, वह गलत होने के लिए अभिशप्त है, और मेरा हृदय किसी बेजान चीज की तरह धसक जाता है। इसी एक जगह मैं अपने दिमाग को और कब तक तबाह कर सकता हूं। जिधर भी मैं मुड़ता हूं, जहां भी मैं देखता हूं, अपने जीवन के स्याह खंडहर देखता हूं। यहां जहां मैंने इतने साल बिता दिए, उन्हें बर्बाद कर दिया, उन्हें पूरी तरह से नष्ट कर दिया। तुम्हें कहीं कोई नया देश नहीं मिलेगा, नहीं खोज पाओगे तुम कोई दूसरा किनारा।
यह शहर हमेशा तुम्हारा पीछा करेगा। तुम इन्हीं सड़कों पर भटकते रहोगे, बूढ़े हो जाओगे। इसी आस पड़ोस में, इन्हीं घरों में रहते तुम्हारे बाल सफेद हो जाएंगे। तुम हमेशा ही इसी शहर में मिलोगे। किसी और जगह की आशा मत करो। तुम्हारी प्रतीक्षा में कोई जहाज नहीं खड़ा है, कहीं कोई दूसरी सड़क नहीं है। तुमने जो अपना जीवन यहाँ इस छोटे से कोने में बर्बाद किया, उसे तुम संसार की किसी भी जगह में इसी तरह तबाह कर देते। और इस कविता में जो नॉस्टैल्जिया भी है, अपने शहर से प्रेम भी है, एक ऊब भी है, जाने की छटपटाहट है, ना जाने की नियति, विवशता, और सबसे बड़ी बात इससे ऊपर उठकर वो ये बताती है कि संसार में सारी जगहें ऐसी होती, एक जगह दूसरी जगह से बहुत बेहतर नहीं होती है। और नष्ट करने वाला जीवन, जिस तरह से कवि का, एक आकांक्षी मनुष्य का जीवन नष्ट हो सकता है, जिसको कला से प्रेम हो, जो कला में विचरना चाहता है, वो अपने जीवन को कहीं भी इस तरह नष्ट कर सकता है कि उसकी वेदना बची रहे और उसकी आकांक्षा भी बची रहे। ये इस कविता के बहुत सारे व्याख्याएं हो सकती हैं। मैं व्याख्याकार नहीं हूं, ना मैं व्याख्याकार होना चाहता। मैं कविता से प्रेम करने की तरह ही इस कविता को आपके सामने मैंने सुनाया। मित्रों, इसके बाद मैं आपको एक कविता सुनाता हूं, इथाका। जिन्होंने होमर की ओडिसी को पढ़ा है, नहीं भी पढ़ा है, थोड़े बहुत परिचित हैं। जिन्होंने ट्रॉय फिल्म देखी है या ट्रॉय से थोड़ा बहुत परिचित हैं, ट्रॉय के युद्ध से, जो रोमन माइथोलॉजी को थोड़ा भी जानते हैं, वो सब इथाका नाम से जगह से परिचित है। यूलिसिस को जो थोड़ा बहुत जानते हैं, यूलिसिस से परिचित हैं। यूलिसिस से मुझे ध्यान आया कि जिस तरह जेम्स जॉयस डरबन के लिए थे, जिस तरह काफका प्राग के लिए थे, प्राग शहर के लिए, जिस तरह पेसोआ लिस्बन के लिए थे, उसी तरह से हम कह सकते हैं कि कवाफी अलेक्जेंड्रिया के लिए थे। कुछ शहरों के साथ आपको वहां के लेखक याद आते हैं और कुछ लेखकों के साथ शहर याद आता है। और ये केवल उस शहरों के मॉन्यूमेंट्स को याद करने वाले, उनके बहाने कविता लिखने वाले लोग नहीं थे। वो शहर के भूगोल को लेकर लिखने वाले कविता लोग, भूगोल को रेखांकित करने वाले लोग नहीं थे। उन्होंने शहर को एक मनुष्य मान लिया था। शहर उनके लिए एक जीवित धड़कन थे, जीवित इकाई थे वो शहर। और शहर से वो संवाद करते थे और शहर के इतिहास को देखते थे जिस तरह हम एक मनुष्य के इतिहास को देखते हैं। तो ये इनके शहरों से प्रेम था। इसीलिए, खैर, इथाका पे मैं बात कर रहा था। इथाका कविता को बस इतना भर समझ लीजिए आप कि यूलिसिस जब इथाका अपने राजधानी लौटते हैं ट्रॉय के युद्ध से विजेता होकर, तो 10 साल तो युद्ध लड़ने में गए और 10 साल उनको वापस लौटने में लगे। तो 10 साल की जो यात्रा है वापस उनके शहर की, उनकी राजधानी की तरफ की, उधर वो जीत कर आ रहे हैं और पूरा रास्ते की यात्रा उनको पराजित कर देती है। और जब वो इथाका में प्रवेश करते हैं तो बुजुर्ग, टूटे हुए एक पराजित व्यक्ति की तरह। ये फोली है, एक तरह की फोली है कि आप युद्ध जीत कर आ रहे हैं और अंत में एक पराजित और बूढ़े और नष्ट हो चुके कमजोर व्यक्ति की तरह अपने देश में वापस लौटते हैं। तो जो इथाका की यात्रा है उसको लेकर यह कविता है। बाकी बातें एक दो मैं इसके बारे में बाद में कहूंगा। इथाका के लिए, यह असस जैदी साहब का अनुवाद है। इथाका के लिए निकलो तो इस इरादे से निकलो, इथाका के लिए निकलो तो इस इरादे से निकलो कि सफर बहुत लंबा होगा। रोमांच भरा, जानकारी और खोज से भरपूर। लाइस्त्रोगोन और साइक्लाप, क्रुद्ध, पोसाइडन, ये दैत्यों के नाम है, राक्षसों के नाम हैं जो रास्ते में आपको मिलते हैं उस यात्रा में।
उनसे डरने की जरूरत नहीं। ऐसी चीजें कभी तुम्हें दिखाई भी हो सकता है ना दें, बशर्ते कि तुम अपना ध्यान ऊंची चीजों पर रखो, बशर्ते कि एक दुर्लभ उत्साह बशर्ते कि एक दुर्लभ उत्साह से तुम भरे रहो अपनी आत्मा और देह को। लाइस्त्रोगोन और साइक्लाप, बहसी पोसाइडन, इस सफर में तुम्हारा उनसे सामना नहीं होने वाला, बशर्ते कि तुम उन्हें अपनी आत्मा में ही बिठाए न चल रहे हो, बशर्ते कि तुम्हारी आत्मा उन्हें तुम्हारे सामने खड़ा ना कर दे। कामना करो कि सफर लंबा हो, कि आए गर्मियों की ऐसी अनेक सुबहें जब बेपनाह लुत्फ बड़ी खुशी के साथ तुम उतरो बंदरगाहों पर जिंदगी में पहली बार। तुम रुको फिनिशियन बाजारों में नफीस चीजें खरीदने के लिए, सीपियां और मूंगे, अंबर और आवनूस, हर तरह की सुगंधियां, उम्दा इत्र, जितने भी उम्दा इत्र तुम खरीद सको खरीद लो, कि तुम जा सको मिस्र के अनेक शहरों में, उनके विद्वानों से ज्ञान का जखीरा हासिल करो। लेकिन इथाका को हमेशा अपने ख्यालों में रखो, तुम्हें आखिरकार वहीं पहुंचना है, पर सफर तेज करने जैसी कोई जल्दबाजी ना करना। बेहतर हो कि तुम्हारी यात्रा वर्षों जारी रहे, ताकि द्वीप तक पहुंचते पहुंचते तुम बूढ़े हो जाओ, हरफन मौला, ज्ञानी और अनुभव संपन्न, इस आस में नहीं कि इथाका जाकर अमीर हो जाओगे। इथाका ने तुमसे यह अद्भुत सफर कराया है, इथाका के बिना तो तुम इस सफर पर निकलते ही नहीं। अब इथाका के पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं है, और अगर तुम इथाका को गरीब पाओ तो ऐसा मत समझना कि तुम्हारे साथ धोखा हुआ है। दरअसल तुम इतने समझदार और तर्जुबेकार हो चुके हो कि तुम्हें मालूम हो जाएगा कि इन इथाकाओं का हासिल क्या है। यह पूरी कविता जो ऐतिहासिक संदर्भों से भरी हुई है, लेकिन उसके बीच में जो चीज देदीप्यमान है, जो चीज चमकती है, जो चीज बार बार रेखांकित की हो रही है, वो यह है यात्रा। कि यात्राएं आपको संपन्न बनाती हैं, यात्रा आपका जीवन है, यात्रा आपका हासिल है, गंतव्य आपका हासिल नहीं है। इस चीज को इतिहास से, काव्य कला से, एक कवि की चेतना के साथ इस कविता को जिस तरह कवाफी ने संभव किया है, वह उनकी सबसे प्रसिद्ध कविताओं में, यूट्यूब पर जाइए, इन कविताओं को रिसाइट करते करते लोग थक गए हैं। इन कविताओं से लोग इनके सबटाइटल्स जैसे चलेंगे और आप इनकी ग्रीक से लेके अंग्रेजी वर्सन, सारे वर्सन की इन कविताओं को पढ़ सकेंगे। जितनी बार इन कविताओं को पढ़ेंगे उतनी बार इन कविताओं के बहुत सारे अर्थ खुलेंगे, इनके अंतर संबंध खुलेंगे, और एक कवि को क्या देखना चाहिए, कवि की निगाह, ये दरअसल विजेता की निगाह से नहीं, यह एक कवि की निगाह से लिखी कविता है। यह वो कविता है जो विजेता को, जब वो पराजित हो रहा होता है, जब वो जिंदगी की यात्रा में होता है, उसके लोग मर रहे होते हैं, उसके साथी छूट रहे होते हैं, उसका पैसा खत्म हो रहा होता है, उसका सब कुछ नष्ट हो रहा होता है, युवावस्था भी खत्म हो रही होती है, तब वो कहता है कि इस यात्रा ने तुम्हें संपन्न कर दिया है, इस यात्रा ने तुम्हें समृद्ध कर दिया है। यात्राएं समृद्ध करती हैं। यह कविता महान कविताओं में से मतलब मेरे लिए तो ये है। और अब मैं कवाफी की एक बहुत अलग तरह की कविता चुनता हूं। ऐसी कविताओं की भी उनके पास भरमार है जो मैं आपसे कहने जा रहा हूं। ये कविता, इसमें नॉस्टैल्जिया है, पूरी नॉस्टैल्जिक कविता है, लेकिन उनको कहने का ढंग और उसके पीछे जो याद करते हुए जो खो देने की वेदना, लेकिन अफसोस से ज्यादा उसमें अफसोस या
वो नहीं है कि एक शौक नहीं है, लेकिन एक एक तकलीफ है जो उस कविता को अधिक कविता बनाती है और कवि को अधिक संवेदनशील बना देती है, संवेदनशील व्यक्ति के रूप में रख देती है। बहुत छोटी सी कविता है। 9 बजे से, रात का वक्त है, 9 बजे से 12:30 बज गए, समय कितनी तेजी से गुजर गया। 9 बजे जब मैंने लैंप जलाया था और यहां बैठ गया था, तब से मैं बस यूं ही बैठा रह गया हूं। कुछ पढ़ नहीं रहा हूं, कुछ बोल नहीं रहा हूं, इस घर में एकदम अकेला। मैं भला किससे बात कर सकता हूं? 9 बजे जब से मैंने लैंप जलाया है, कभी जवान रहे मेरे शरीर की परछाई घेर रही है मुझे, याद दिलाने के लिए इंद्रिय विलास से भरे उन सुवासित कमरों की जो अब बंद पड़े हैं। वह भी क्या सुख था। और मुझे याद आई वे गलियां जो पहचानी नहीं जाती, वे गुलजार नाइट क्लब जो बंद हो चुके हैं, रंगशालाएं और कैफे जो कभी हुआ करते थे। मेरे शरीर की यह छाया उन चीजों की भी याद दिला रही है जो हमें उदास कर देती हैं। पारिवारिक दुख, अलगाव, मेरे अपने लोगों की भावनाएं जो दुनिया में नहीं रहे, उनकी संवेदनाएं जिन्हें उनके जीवन काल में कितना कम समझा गया। 12:30 बज गए, समय कैसे गुजर गया। 12:30, बरसों बरस किस तरह गुजर जाते। जो 4 तरह की मैंने आपको कविताएं सुनाई, उनके पास ऐसी कविताओं की एक लंबी सूची है। इस वर्गीकरण में हम डालें यदि तो बहुत लंबी सूची। प्रोज की उनकी 3 कविताएं हैं, गद्य कविताओं की उनकी जो बाद में खोजी गई, और ये विटमेन से प्रभावित थे। मैं बार बार कहता हूं कि जो हिंदी कविता में भी और तमाम जगह ये पुकार लगती है रस की, रंग की, रूप की और छंद की, और किसी तरह से उसमें से एक रसधार बहे उसकी। ये कविताएं संसार की महान कविताएं आज से 100 साल पहले अपना विकास करके, कला का विकास करके उन सब चीजों के पीछे छोड़ चुकी हैं, और वो महानतम कविताएं हमारे सामने हैं। जो हिंदी कविता ने जो प्रोजेक्ट कविता संभव की है, वो उसकी उपलब्धि है, वो उसकी विकासमान अवस्था है। इस बारे में बात फिर कभी। इन जो कविताएं मैंने पढ़ी हैं उसके बारे में मैं कुछ सूचनाएं हमारे युवा साथियों को, खास तौर पर यदि उसमें कुछ शामिल यहाँ पर हैं या सभी के काम का है, पर युवा साथियों को विशेष तौर पर कहना चाहता हूं। कुछ चीज नोट की है मैंने। बारबेरियन की प्रतीक्षा जो कविता है वो 1898 में लिखी गई और 1904 तक रिवाइज की जाती रही, 6 साल। खुशियों का रेजिमेंट जो गद्य कविता 1894 में लिखी गई और 1897, 3 साल तक लिखी जाती रही। जो रात 9 बजे कविता मैंने अभी पढ़ी वो 1 साल तक लिखी जाती रही। इथाका कविता जो मैंने पढ़ी उसको 1 साल तक लिखा गया। आप देख रहे हैं कि 6 साल, 3 साल, 1 साल, एक कवि इतने साल तक उस कविता पर काम करता है। शायद आपको लग रहा होगा कि ये बहुत ज्यादा काम किया है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि 8 और 8 16 पंक्तियों की कविता शहर, जिसको मैंने आपके सामने पेश किया, द सिटी, वो कविता 16 वर्ष तक लिखी गई। 16 पंक्तियां 16 साल तक लिखी गई। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि कवाफी की 250 पंक्तियां 20वीं शताब्दी की तमाम कविताओं पर भारी पड़ती हैं। भारी ना भी पड़े, तुलना ना भी करें हम, तो वो अपनी जगह एक ऐसी बनाते हैं कि उसको एक सम्मानजनक जगह देने के लिए लोग विवश हैं। लेकिन कवाफी को जितना प्यार किया गया बाद में,
थोड़ा सा बाद में, उनकी मृत्यु के बाद। कवाफी अलेक्जेंड्रिया जाइए आप, कवाफी एक एक मुझे एक यात्रा विवरण पढ़ने को मिला। वो यात्रा विवरण कोस्ट वो एक रॉबर्ट रॉबर्ट काटोल्लो, एक लेखक है रॉबर्ट काटोल्लो, उनको कहीं से फ्री एयरलाइंस के टिकट मिलते हैं, तो वो पूरे संसार में अलेक्जेंड्रिया जाना तय करते हैं कि मैं कवाफी के उस घर को देख सकूं। यानी उनकी 10, 12, 15, 20 कविताएं पढ़कर कवाफी उनका पीछा करते थे, और वो अपने फ्री में मिले हुए संसार में कहीं भी जा सकते हैं, किसी भी जगह जा सकते हैं घूमने फिरने, उसके लिए वो अलेक्जेंड्रिया को चुनते हैं और 10 लेफ्टियस स्ट्रीट में जाकर उसका पूरा संस्मरण लिखते हैं। ये दीवानगी है कवाफी के लिए। और कवाफी की कविताओं को पढ़ना, उनके उस दौर को महसूस करना, जिस तरह से उन्होंने उस शहर को जाना, ये अपने आप में किसी भी कवि के लिए बहुत सुख भरा विषय हो सकता है। और आपको एक दो बातें और कहकर मैं अपनी बात समाप्त करूंगा कि हिस्ट्री के बारे में, वो हिस्ट्री का कवि जो कहा जाता है, दरअसल देखिए वो हिस्ट्री को पर्सनल बनाते हैं, वो हिस्ट्री को एक व्यक्तिगत घटना की तरह लेते हैं और फिर उसको उसका एक सार्वजनिकरण करते हैं। ये जो प्रक्रिया है, ये प्रक्रिया कई तरह से हम सबके लिए एक सीखने का, जानने का, समझने का काम करती है कि किसी भी चीज को हम कैसे पहले पर्सनल बनाएं और फिर उसका सार्वजनिकरण करें। कवाफी को लेके ये कुछ बातें हैं, और भी बातें हो सकती हैं, लेकिन समय काफी 1 घंटा के लगभग हो गया है, और जाहिर है कि कुछ बातें बिखरे बिखरे ढंग से भी कही गई हैं, लेकिन मैं ये भी मानता हूं कि एक अच्छे कवि के बारे में नॉन एकेडमिक ढंग से जब आप बात करेंगे तो इसी तरह से बात हो सकती है। और मैं कोई वक्तव्य नहीं दे रहा था, मैं आप लोगों से बातचीत कर रहा था। ये सही है कि वो बातचीत एक तरफा हो जाने से वक्तव्य जैसी लग सकती है, फिर भी पोएट ऑफ फ्लैश भी उनको कहा गया है अपनी जो वासनागत इच्छाओं के कारण, लेकिन उन्होंने एक मर्यादा में रहकर उस कविता को संभव किया। ऐन्द्रिकता को उन्होंने नए ढंग से परिभाषित किया है। उस ऐन्द्रिकता को भी हम कवाफी से जोड़े बिना कवाफी को नहीं जान सकते। मुझे करीब 20 एक साल पहले कविताएं पढ़ने का मौका मिला था, तब से मैं कविताएं पढ़ रहा हूँ। और यहाँ बहुत सारे विद्वान लोग बैठे हुए हैं इस सभा में, छोटी सी सभा क्या है, छोटी सी गोष्ठी में। मैं जानता हूँ कि मुझसे कवाफी के बारे में मुझसे ज्यादा जानते हैं, लेकिन ये मेरा वर्जन है, मेरी सीमा है। तो धन्यवाद। उसका कोई बात हो तो आप कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने तो बहुत ही आपने कवाफी के बारे में बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां दी, और कविताओं का पाठ, जितनी शानदार कविताएं थी उतना ही जानदार आपका पाठ भी था। आप मुझे सुन पा रहे हैं ना? मैं आपसे ये पूछना चाहती थी कि मैं आपका माइक ऑन करके तो एक वाक्य भी नहीं बोल पा रही हूँ, मुझे अपनी आवाज ही वापस आ रही है। तो जो प्रश्न, 2-3 प्रश्न मुझे लोगों ने मैसेज में भी भेजे हैं, उसके लिए तो मैं अपना माइक ऑन कर दूंगी। बाकी मैं आपकी स्क्रीन पे थोड़ी थोड़ी देर में ले आऊं तो आप अपने आप जवाब दे देंगे तो अच्छा रहेगा। तो मैं स्क्रीन में आपकी लाती रहूंगी, आप जवाब दे दीजिएगा। जी जी जी। सर आपकी तरफ से अनम्यूट है।
आपकी तरफ से नहीं हुआ अभी, नहीं हुआ। नहीं हुआ अभी। अब ठीक है, अब ठीक हो गया। ठीक है, अब ठीक। मैं दोबारा से बात कहूँ, कुमार नारायण जी ने जो बारबेलियन का अनुवाद विजेता किया है, विजय कुमार जी से बात हो रही है उनके सवाल के बारे में। नहीं, मेरा ख्याल ये उचित नहीं है विजय कुमार जी। बारबेरियन या बर्बर कह सकते हैं, बारबेरियन कह सकते हैं, क्योंकि बर्बर शब्द के साथ ही बारबेरियन शब्द के साथ एक पूरा इतिहास चला आता है जो विजेता के साथ नहीं आता है। और उनकी मूल कविता में भी बारबेरियंस के अर्थ में ही इसका प्रयोग हुआ है, और इसलिए मुझे वो पूरी कविता का उनका अनुवाद भी बहुत अच्छा नहीं है। मैं समझता हूं कि विजय कुमार नारायण जी से बेहतर उन कविताओं के अनुवाद बाद में हुए हैं। विजय कुमार जी ने भी कुछ अनुवाद किए, जहां तक मेरी स्मृति में आ रहा है, मैं उसको रिकॉल तो नहीं कर पा रहा हूँ। बहुत लोगों ने कवाफी के अनुवाद बहुत लोगों ने किए, नए लड़कों ने बहुत किए हैं, बहुत अच्छा। हाँ रणेंद्र जी, अब वो क्या है कि कुछ सवाल यदि पूछें तो अपन बात हो सकती है। मैं तो सवालों से क्या होगा, बात याद आ जाएगी, क्योंकि मैंने बहुत कोशिश की। हाँ योगेंद्र आहूजा जी। हाँ योगेंद्र आहूजा जी, आपने बहुत अच्छी बात कही है भाई, कि जो मिथक और हमारा से लेकर, देखिए, एक तो श्रीकांत वर्मा ने जो कविताएं लिखी हैं वो कवाफी की योजना से बहुत प्रभावित है। जहां तक मैं समझ पा रहा हूं, कवाफी से बहुत अच्छी तरह परिचित थे श्रीकांत वर्मा साहब। उन्होंने जो मगध संभव किया है, मुझे लगता है कि उस इतिहास योजना से कहीं ना कहीं वो प्रभावित थे। बहुत सारे उनकी पंक्तियां, तो मैं नकल जैसा कुछ नहीं कह रहा हूं, पर बहुत श्रीकांत वर्मा ने अपनी तरह की बहुत अच्छी कविता लिखी है, लेकिन वो उनका प्रभाव था। दूसरा, इस बात को विष्णु खरे ने बार बार कहा है, जो सवाल आपने रखा है इसको विष्णु खरे ने बहुत बार बार कहा है, और विष्णु खरे ने कुछ कविताएं महाभारत से लेकर, महाभारत की घटनाओं से लेकर, और दूसरे पुराणों और उपनिषदों से लेकर कुछ संभव की हैं। ये होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल नया रिश्ता बनना चाहिए। और नया रिश्ते से ज्यादा मैं समझता हूँ कवाफी का महत्वपूर्ण काम ये उसी रिश्ते को बनाने में है कि वो बात हमेशा वर्तमान की कर रहे होते हैं। वो राजाओं का जीवन कैसा था, राजाओं ने किस तरह अपने को मनुष्य के रूप में न्यून कर लिया था, इन सब की ही तो बात करते हैं। जो एक्रोपोलिस जगह है एक, वहां के खंडहरों के बारे में जो अब लिखते हैं, वो तो बताते हैं कि वहां के पिलर्स पर स्त्रियों बनाई गई हैं। एक्रोपोलिस को आप लोगों ने देखा हो तो, चित्रों में देखा हो या किसी तरह देखा हो, कि खंबे में स्त्रियां बनाई गई हैं, माने वो जो पिलर्स हैं वो स्त्रियां उसका भार उठाए हुए हैं। उन सबको उन्होंने सीधे ढंग से नहीं, लेकिन बहुत कवि योजना से, कवि संवेदनशीलता से कहा है कि ये सब क्या मजाक है और ये कितनी अमानुषिकता है। तो आपकी योगेंद्र जी बात सही है, मैं सहमत हूं आपसे। कौन इसको करेगा, इसको करने में भाई उतनी योग्यता, उतनी वो सब चाहिए, करेगा कौन करेगा। अरे हाँ भाई, हरिमोहन शर्मा जी, कभी कभी उनको ये भी कहा जाता है, ये रूसी क्रांति और आप उसकी जो बात कर रहे हैं कि एक विश्व युद्ध हो चुका था, बहुत सारी कविताएं तो उनकी पहले विश्व युद्ध की पहले की हैं। देखिए, मैं आपको सन बताऊं, जो मैंने कविताएं पढ़ी उनका सन तो मैंने लिखा ही हुआ है, और भी है भाई। इथाका कविता उनकी 1911 की है क्या, और बारबेरियन की प्रतीक्षा वाली 1904 की है, और शहर जैसी कविता भी उनकी पहले की है। पर यह भी कहा जाता है कि वो पहले और दूसरे विश्व युद्ध के बीच की जो बेहतर कविता थी उसके भी कवि है। राजनीतिक दृष्टि तो उनकी, मैं समझता हूं कि राजनीतिक दृष्टि तो उनकी इसी में थी कि वो मनुष्य के रूप में एक जो सामंती मूल्य हैं, वो सामंती मूल्यों के खिलाफ थे उनकी। उस राजनीतिक दृष्टि पे अभी कोई मैं नाम उस तरह से तो नहीं दे सकता। वो सामंती मूल्य किस तरह इस दुनिया को नष्ट कर सकते हैं, उसका एक आधुनिक बोध उनके पास था। उनकी कविता अपने स्ट्रक्चर में, उनकी कविता अपनी गतिशीलता में, और उनकी कविता अपने लक्ष्य में बहुत आधुनिक थी। आप उनकी कविता की कंटेंट्स को, जैसे जो कविताएं हैं आप पढ़ी, उसमें
इथाका कविता को देख लें और दूसरा बारबरियंस वाली कविता को देख लें, वो दोनों इतिहास से वो चीज निकाल के लाती हैं कि कैसे आप एक मनुष्य बने रहें और संसार में अपनी भूमिका को एक मनुष्य के रूप में बेहतर निभाएं। इसी में एक मानवतावादी नहीं कहूंगा मैं उनको, मानवतावादी दृष्टि ना होकर ये डिबेट करने वाली दृष्टि थी। ये डिबेट करती थी और अपने निष्कर्ष निकालती थी, और निष्कर्ष थोपती नहीं थी, उसको कहानी की तरह कहती थी। अरे विजय कुमार जी, आप ऐसा मत कहिए, आपसे अच्छा वक्ता कौन होगा विजय कुमार जी। मैं आपको आप यहाँ आए यही बहुत, और मैं ये जरूर आप सबसे कहूंगा कि भाई ये दो फिल्में जरूर आप देखिए, आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा, और ये फिल्में बताएंगी कि किस तरह फिल्में बनाई जानी चाहिए। हमारे मुक्तिबोध पर तो जो फिल्में बनाई गई या विनोद कुमार शुक्ल के उपन्यास पर बनाई गई, उनको देखते हुए मुझे लगता है कि ये फिल्में बहुत अच्छे से बनाई गई, ये प्रेम करके बनाई गई फिल्में हैं। उनकी कई कविताओं में जनता सिर्फ एक भीड़ है। योगेंद्र आहूजा, राजनीतिक समझ से शून्य, उनकी लोग नाराज है, पता नहीं। देखिए योगेंद्र जी, मैं आपने जिस तरह से उनकी कविताओं को पाठ किया, ये स्क्रीन लगा रहने दीजिए, योगेंद्र आहूजा जी का स्क्रीन मुझे दिख, अभी हटाइएगा मत। मैं आपने जिस तरह से पढ़ा है उससे मैं शायद अलग पाठ कर पाया हूं इनका। योगेंद्र आहूजा जी, जो बर्बर कविता में आप कह रहे हैं लोग निराश हैं, बर्बरों को पता नहीं है, वे बर्बरों को समाधान के रूप में देखते हैं, ऐसा पाठ मैं नहीं कर पाया हूं। ये पूरी तरह से व्यंग्यात्मक कविता है, ये व्यंग किया गया है, ये क्वेश्चन आंसर की तरह कविता है कि क्वेश्चन बड़ा सीरियस है और आंसर जो दिया जा रहा है वो फोली है, फोलीज है उस समय की, कि आज भी हम यही कर रहे हैं कि भाई कोई और आ जाए, वो हमारी तरफ से संविधान बना दे, वो हमारी तरफ से हमारी जगह ले ले, वही हमारे कानून बना दे, हम तो कुछ नहीं करेंगे, और आप आ जाओ तो आप ही समाधान हो हमारा। ये बहुत गहरा व्यंग भी कह लें, बहुत बड़ा एक मजाक कह लें, इसी तरह लिखी गई ये कविता। इसको सीरियस नोट पे उस तरह से उस अभिधात्मक ढंग से नहीं समझा जा सकता। इस कविता में गहरी व्यंजना है, इनमें मेरे पाठ के, क्योंकि योगेंद्र जी आपके पाठ के प्रति भी मेरा सम्मान है, लेकिन मैं अपने पाठ बता सकता हूं आपको। दूसरा ये कि धूमधाम हंगामे तमाशे है ना, ये उनकी निजी जीवन से जुड़ी कविताएं ज्यादा हैं। जैसे एक जो कविता का मैं जिक्र आपसे किया, रेजिमेंट्स ऑफ प्लेजर, कि जब खुशियों का रेजिमेंट निकल रहा हो बैंड बाजे बजाते हुए, तो आप उसमें शामिल हो जाइए। वो जीवन की नश्वरता, क्षणभंगुरता और उसके उत्साह में भी यकीन करते हैं, और पर्सनली वो जीवन को जीने वाले आदमी, लाइफ में विश्वास करने वाले आदमी, वो उस तरह की कविता है। उनकी कविताओं के 3-4 वर्गीकरण हैं, लेकिन वो मैं नहीं मानता कि वो जहां कविता वो अपनी उत्सव धर्मिता के साथ लिख रहे हैं, अपने जीवन की, अपने होने की, अपने शहर की, वहां वो भीड़ को किसी राजनीतिक भीड़, गैर राजनीतिक भीड़ की तरह नहीं लिख रहे हैं। वो जीवन का उत्सव मनाते हुए लोग हैं, जो मैं समझ पा रहा हूं, और वो उस तरह से बिल्कुल प्रखर या डायरेक्ट राजनीतिक कवि है भी नहीं। हाँ, कवि और कवि की व्यक्ति में बहुत संबंध होता है, क्यों नहीं होता। कवि व्यक्ति जो कवि को बनाता है, और कवि भी जो उसका कवि होना है वो उसके कवि व्यक्तित्व को बनाता है, लेकिन इन दोनों के बीच में फाक हमेशा रह सकती है। हम उसको ऐसे आसपास रख के इसको मिरर की तरह जांचे ना, मेरा ये कहना है। अभी माया मिरर जी, कवि का अपनी कविता में न होना क्या अभिष्ट स्थिति है, नहीं फाक होती है। देखिए, आप कला के माध्यम से बहुत सारे विडंबनाओं को बढ़ाते हैं और बहुत सारी विडंबनाओं से पार पाते हैं। ये एक अनंत काल की जीवन की एक प्रोसेस है। इसको ये मान लेना कि आप लेखक हो गए तो आप कोई बहुत उच्चतर मनुष्य हो गए, या आप उच्चतर मनुष्य हैं तो आप लेखक हो गए। इसको यदि आप रिवर्स करके सोचे तो, कि कोई महान, यदि आपको उच्चतर व्यक्ति की खोज करना है तो आप कवि के पास क्यों जा रहे हैं, या लेखक के पास क्यों जा रहे हैं? कवि के पास आप कला के लिए जा रहे हैं, उसकी कविता के लिए जा रहे हैं। ये सवाल निश्चित रूप से एक अलग सेशन की मांग करते हैं, पर मैं इसी पूरे उधेड़ बुन में से होकर यहाँ पहुंचा हूं कि
ये चीजें जितनी फाक कम हो जाए उतना बेहतर, और होता है। मैंने देखा है, मैंने पाया है कि अधिकांश लोग, सभी लोग नहीं, अपवाद हो सकते हैं, सब लोग इस चीज को, इस लड़ाई को लड़ते हैं। पर एक आदमी में मान लीजिए 100 विडंबनाओं में वो रह रहा है, तो हो सकता है वो 80 पे पार पा गया हो, 20 से नहीं पार पाया हो अभी। थोड़ा सा इस तरह से भी सोच सकते हैं। शिवी सिंह जी का एक सवाल है। शिवी सिंह जी, जो यदि तुम अपना जीवन वैसा नहीं बना सकते जैसा चाहते हो तो इसे सस्ता ना होने दो, उनकी कविता की पंक्ति है ये। वो उपदेश भी कविता में एक सलाह की तरह दे रहे हैं। उनकी उपदेशात्मक कविताएं भी जो हैं वो एक 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 सीनियर साथी की सलाह की तरह हैं, कई कॉमरेडली एडवाइस की तरह हैं। और इसका मीनिंग ये है कि अब मोरली मोरली अपने आप को ऊंचा उठाइए। वो तो ये भी कहते हैं कि आप यदि उसको थाम नहीं पा रहे हो, या वो किसी तरह से आप उसको सस्ता कर रहे हो अपनी लोकप्रियता की वजह से या अपने आचरण से, तो उसको मत कीजिए। वो एक नैतिक सलाह है, मैं समझता हूँ। बाकी जो आपने कोवैक्सीन वगैरह इन सब चीजें कोविड से जोड़ा है, वो उसका इससे कोई संबंध अभी नहीं। इस तरह से मत बिठाइए, ये तो फिर ये तो कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा हो जाएगा, रोड़ा हो जाएगा। वो तो हम किसी भी चीज का संबंध कहीं भी बिठा सकते हैं। नरेश गोस्वामी जी, कविताओं के बारे में एक बात और भी हो गई है कि जैसे वो कोई आगे का रास्ता दिखाती हैं। देखिए, कविता आपको केवल करने के लिए मजबूर करती है, अपने पाठक को विचार करने के लिए मजबूर करती है। और आगे का रास्ते के इतिहास की दो गुण हैं। एक तो ये कि इतिहास से आप क्या सीखते हैं, और दूसरी विडंबना यह है कि इतिहास से आप कुछ नहीं सीखते। ये दो दो विलोम जैसे लगने वाले वाक्य हैं, लेकिन इनसे हम इतिहास के बारे में जान सकते हैं। वो इतिहास बता रहे हैं आपको, अब आप क्या सीखते हैं आपके ऊपर निर्भर है। आप कुछ नहीं सीखते हैं, ये भी आपके ऊपर निर्भर है। वो कह रहे हैं बर्बरों को मत आने दो। बर्बर जब बर्बर न्याय करेंगे, बर्बर यदि समाधान हो जाएंगे तो वो आपको नष्ट कर देंगे। आप अपनी लड़ाई खुद लड़िए। आप यदि सत्ता में हैं, अपने नियम बनाइए, देश को ठीक करिए, आप खुद अपना समाधान बनिए, आप खुद कानून नियम बनाइए। उनकी अगवानी मत कीजिए जो बर्बर हैं। ये फासिस्ट भी कह सकते हैं आप यहाँ को, बर्बरों को। आप क्या फासिस्ट की अगवानी कर रहे हैं? लोकतंत्र में उसके मायने, संसदीय लोकतंत्र में उसका थोड़ा सा मॉडस ऑपरेंडी बदल जाएगी, पर सावधान तो वो आपको कर ही रहे हैं। तो आप इस तरह से नहीं, कविताओं को हम इस तरह से नहीं देख सकते। आगे जाने के रास्ते हैं, क्यों नहीं? मुझे तो लगते हैं आगे जाने के रास्ते हैं। जैसे मैं बता रहा हूं कि यदि आप बर्बर कविता का या आप उनकी जो नॉस्टैल्जिक कविता है वो भी, या जो एक कविता यहाँ पर इथाका पढ़ी गई, उनको आप उनसे सब कुछ तो पा लेते हैं, मैं समझता हूँ। कई बार तो जीवन भर की यात्राओं से और पूरा लिखने भर से जो हम पाते हैं वो इन दो चार कविताओं से कम। मुझे तो लगा कि ये उपलब्धि कविता है। शायद आपके हमारे देखने के दृष्टिकोण में फर्क हो सकता है। मैं चुनौती नहीं दे रहा हूं किसी के भी दृष्टिकोण को, लेकिन शायद ये फर्क है। जी रश्मि जी, आगे का कोई बात हो तो बताएं। हाँ, धन्यवाद कुमार अमृत जी। मेरे थोड़े से तो एक आध प्रश्न थे, लेकिन क्योंकि हमें एक दूसरे का माइक म्यूट करना पड़ रहा है, तो मैं सिर्फ एक ही बार अभी 1-2 मिनट बोलने के बाद आप जो भी जवाब देंगे उसके बाद हम खत्म ही कर देंगे उसे, क्योंकि माइक म्यूट करना पड़ रहा है बार बार। तो एक तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि क्या इनके पूरी कविताओं में प्रकृति या स्त्री का भी सरोकार कहीं आते हैं? मैं 1-2 बातें बस ऐसे ही बोल ले रही हूँ क्योंकि क्वेश्चन में टाइम नहीं है।
एक जो अंग्रेजी के प्रसिद्ध उपन्यासकार E.M. फॉर्स्टर का जो एक स्टेटमेंट है इनके लिए कि ये बिल्कुल स्थिर ब्रह्मांड से जरा टेढ़े होकर खड़े हैं। तो ये जो दुनिया को पूरा एक वक्र निगाहों से देखते हैं, और उस वक्रता में जो मुझे नजर आया कि एक तो ये कि जो इतिहास की घटनाओं की या मिथक जो इन्होंने लिए वो बहुत महत्वपूर्ण घटनाएं चुनी हो, जरूरी नहीं भी है। जन सामान्य जन साधारण से संबंधित घटनाएं इन्होंने चुनी, और एक तरीके से कहीं ऐसा लगा कि जैसे इतिहास की जिम्मेदारी कहीं उठा के जन साधारण पे भी डाल दियो कि आप हमेशा तुम में ही नहीं बात करो, हम में भी बात करो। तो इसी तरीके मेरे को ऐसे लगता है कि जैसे जब व्यक्ति संबोधित करते हैं तो कहीं एक देश है, पूरे व्यक्ति में पूरा का पूरा देश है, जैसे कि तुम कुछ कर ना सके। इसमें जब एक बात आती है कि वो मिस्र के विरोधियों के 3 नाम लेते हैं इतिहास से, और बाद में ये कहते हैं कि एक चौथा आदमी जो विधाता ने बनाया ही नहीं, वो अगर ईमानदार विधाता बना दे तो मैं उसको सारा का सारा दे देना चाहता हूँ अपने आप को। तो मुझे ऐसे लगता है कि जैसे अक्सर हमने कवियों के जो यूटोपिया देखे हैं वो देश और समाज को लेके देखे हैं, इनके यूटोपिया जो हैं वैयक्तिक होते हैं कि व्यक्ति अगर ऐसा बना तो शायद वहां तो ऐसा हो सकता है। तो इस विषय में थोड़ा सा इनकी जो वक्र दृष्टि है जिसकी वजह से ये इतने गहरे मनोविज्ञान में फैक्ट पाते हैं जैसे कुंवर नारायण ने भी कहा कि इनकी मूल शक्ति उनमें है कि ये मनोविज्ञान के तल के निकृष्ट स्तर में पहुंच जाते हैं। जी, बस इस पे कुछ बातें देखिए मैं दो तीन बातें इसमें कह दूं, कुछ पुरानी बातें याद करते हुए भी, और आपकी बात। पहली बात तो 19वीं सदी में बर्टोल्ट ब्रेस्ट से सक्रिय हो गए थे। आप कवाफी की तुलना ब्रेस्ट से नहीं कर सकते। ब्रेस्ट लोरका भी सक्रिय थे, ब्रेस्ट भी सक्रिय थे, रिल्के भी सक्रिय थे। इनकी आपस में तुलना नहीं की जा सकती। ये अपने तरह के कवि हैं। आप सोचेंगे ब्रेस्ट की कविता तो डायरेक्ट डायलॉग करती है, हमको एक्टिवेट करती है, वो डायरेक्ट ढंग से बात करती है और एक तर्क लाती है, लॉजिक और रैशनैलिटी को अलग ढंग से पेश करती है, अधिक साइंटिफिक एंगल से बात करती है, सामाजिक एंगल से बात करती, सामाजिक साइंटिफिक सोशल साइंस के साथ बात करती है। तो एक तो इस तरह से हम नहीं देख सकते। कवाफी, जो आपने कुछ बातें कही बिल्कुल ठीक है। एक उनसे कवाफी ने एक जगह कहीं कहा है कि मैं अपनी आत्मा से पूछा, मैंने आत्मा से मतलब मेरे आत्म से, मेरे भीतर से, क्या मैं नोवेल लिख सकता हूँ, उपन्यास लिख सकता हूँ? तो मेरे भीतर से 10 आवाज आई, नहीं नहीं, मैं नोवेल नहीं लिख सकता। फिर एक आवाज आती है, क्या मैं नाटक लिख सकता हूँ? तो 25 आवाजें आती है मेरे भीतर से कि नहीं, मैं नाटक नहीं लिख सकता। फिर मेरे भीतर से आवाज आती है कि क्या मैं इतिहास लिख सकता हूँ? तो मेरे भीतर से 100 आवाजें आती हैं कि मैं इतिहास लिख सकता हूँ और वो मैं कविता में लिख सकता हूँ, है ना? तो इस तरह से वो कविता को देखते हैं। दूसरी बात यह है कि वो उसी जगह कहते हैं कि जब कला थोड़ा सा झूठ बोलती है, जो वक्रता की आपने बात करी, जब कला थोड़ा सा झूठ बोलती है तो शायद वो सच को बेहतर तरीके से कह रही होती है। ये इस पे तो पेशवा ने लेके और उसको फैंटेसी की दिशा में ले जाएं तो मुक्तिबोध ने लेकर बहुत तरह से बातें की हैं। फैंटेसी और झूठ कितना झूठ है और झूठ कितनी फैंटेसी है, इन सब बातों पे बात हो सकती है, लेकिन उन्होंने अपने ढंग से कविता को डील किया। एक बात मैं उनके जीवन में और विचित्र बात बता दूं, संयोग जो घटित हुआ कि वो 29 अप्रैल 1863 में पैदा हुए, 29 अप्रैल को, और 29 अप्रैल को ही उनकी डेथ हुई। उनके जन्म का दिन और उनकी मृत्यु का दिन भी एक है। ये बात याद आ गई तो मैंने आपसे उसको, मुझे लगा शायद आखिर में ये कहना ठीक होगा। और दूसरा ये है कि उनकी कविता को, वो इतनी अलग कविता है कि उससे कंपैरिजन करना हमेशा ही आपको गलत दिशा में ले जाएगा। और उनकी कविता को, टोन को पकड़ने के लिए आपको आपके थोड़े से कविता पढ़ने के पूर्व ग्रह, आपकी कविता पढ़ने के थोड़े से जो अभी तक अंदाज हैं, उनसे थोड़ा सा वेकेट करके, उस जगह को खाली करके जाना पड़ेगा। कवाफी के पास आप थोड़ा सा खाली हाथ जाइए,
आप कवाफी के हाथ अपना दिमाग भर के जाएंगे, कवाफी के पास आप अपने हाथ भर के जाएंगे, तो शायद कुछ कम लेके आ पाएंगे। कवाफी के पास आप थोड़ा सा ऐसे जाइए कि आप कुछ पाना चाहते हैं तो पाएंगे। जी, सभी साथियों का धन्यवाद जो यहाँ उपस्थित हुए और उन्होंने धीरज पूर्वक मेरी तमाम बातों को, असंबद्ध बातों को, अनर्गल बातों को सुना। मैं सबका आभारी हूँ, और रश्मि जी आपका भी, और आपके विदुज बेटन का भी। थैंक यू। बहुत बहुत आभार कुमार अंबुज जी का बहुत बहुत आभार कि उन्होंने इतना अच्छा वक्तव्य दिया, बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां कवाफी के बारे में बताई, और कविताओं का तो जो चयन और अनुवाद तो बहुत लाजवाब था ही। सबको ये समझ में आ गया होगा कि कैसे कितना अच्छा पाठ था कि उनका पढ़ने से भी जो मीनिंग नहीं जाता वो सुनने से बहुत अच्छे से कन्वे हो पा रहा था। बहुत ही अच्छा ये कार्यक्रम रहा, और ये उन्होंने एक युवा साथियों के लिए उन्होंने ये जानकारी दी कि आपको उनके पास जाना है तो खाली हाथ जाना होगा, तो आप उन्हें जान पाएंगे। मैं उनका बहुत आभार प्रकट करती हूँ, और जितने भी श्रोता लोग हमारे साथ जुड़े हैं, और मैं तो ये बहुत बड़ा गौरव है कि जैसे वक्ता हमारे साथ आए, विजय कुमार जी, रणेन जी, योगेंद्र आहूजा, हरिमोहन शर्मा, नरेश गोस्वामी और कई तरह के लोग, और वो भी जो कविता को ज्यादा समझते नहीं है, पवन नेगी, रजनी नेगी, शिवी, सारे लोग लगातार जुड़े रहे, साधना मोहन आंटी, उन सभी के लिए भी मैं बहुत धन्यवाद। और किंग्सयुगी में 20 जुलाई को 4 बजे किंग्सयुगी के लिए भी आप मिलेंगे तो हमें खुशी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आज